बहुत सारे लोग ना डिप्रेशन में, आजकल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये बहुत बड़ी कैटेगरी है इनकी मेंटल हेल्थ में। लोग इसकी वजह से सुसाइड भी कर ले रहे हैं, बहुत परेशान हैं लोग। प्रेशर है, ऑब्वियसली जेन्युइन प्रेशर है बाहर की दुनिया का, काम का, पैसे का। तो आयुर्वेद में हमारे पास ऐसे क्या क्या तरीके हैं या योग में जिसकी मदद से लोग अपनी मेंटल हेल्थ को, स्पेसिफिकली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी अगर बीमारियों में वो है, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि यही सब चीजें लीड करती हैं, अल्जाइमर्स वगैरह की जैसी बीमारियां इन्हीं को लीड करती हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है सर? देखिए, सबसे पहले मैं सभी पूरे भारत को बताना चाहूँगा कि होता क्या है, ये जितने भी मेंटल प्रॉब्लम्स है ना, ये ठीक की जा सकती हैं। इसको ना हमने ना बहुत ज़्यादा जो एंटी डिप्रेसेंट और दुनिया भर की जो दवाई ली है, उनके दुनिया भर के साइड इफेक्ट है। आप सिंपल एक काम करो, जो दवाई खाते हो ना केमिकल वाली, उसको गूगल पे डालो, उसका पढ़ लो क्या क्या उसके साइड इफेक्ट है। आपको समझ आ जाएगा कि कितनी खतरनाक है ये चीज़ें जो हम खा रहे हैं, हम जो गोलियों पे गोलियां खा रहे हैं, वो कितने ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट है। ऐसी कोई दवाई नहीं है केमिकल वाली जिसके साइड इफेक्ट ना हो। उसके कारण ना वो बीमारी जो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। पेशेंट आया मेरे पास, हुए 22 साल से डिप्रेशन है उनको, 22 साल के लंबे समय से, और वो पेशेंट कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर चुके हैं, क्योंकि इन तरह के पेशेंट्स में बहुत ही कॉमन हो जाती है प्रॉब्लम। तो मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। अगर ये स्टार्टिंग में आते तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते। सिंपल हम शिरोधारा भी कराते हैं ना, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं डिप्रेशन के केसेस में। और साथ साथ अभी क्या है कि शंख पुष्पी, ब्राह्मी, इतने सारे हमारे पास मेध्य औषधियां हैं, जिन औषधियों का अगर प्रॉपरली प्रयोग किया जाए उसके साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट मिलेंगे। और साथ में अगर हम पंचकर्म से इसको कंबाइन करते हैं, साथ में हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मार्वलेस इफेक्ट उनका बहुत अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट आते हैं डिप्रेशन के पेशेंट्स में, मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स में। आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है और बहुत से पेशेंट्स की दवाइयां, एंटी डिप्रेसेंट्स बंद हुई हैं। और मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग फेज में है ना, वो तो बिल्कुल ही इसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जितनी बीमारी पुरानी हो जाती है उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन उनको भी रिजल्ट आए। तो अब ये क्या था, मेंटल ब्लॉकेज हो जाती है काफी सारे पेशेंट्स को, मुझे इस वजह से ये हो रही है, मुझे इस वजह से वो हो रहा है। अब इस मेंटल ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए पहले अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना जरूरी है, इंद्रियों पे विजय पाना भी जरूरी है, जो हमें आयुर्वेद से सीखने को मिलता है। बिकॉज इट्स आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जो एक उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, जो एक रिलीजियस उससे रिलेटेड है। दुनिया में 100 से अधिक पैथी है और किसी पैथी में ऐसा नहीं है। तो हम पूरी हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं। डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग से ही ठीक हो सकती है अगर हम, कुछ मैंने चीजें भी बताई पहले कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके साथ साथ अगर हम ये फॉलो कर ले, शिरोधारा करा ले, अभ्यंग करा ले, हफ्ते में एक बार अभ्यंग सबको कराना चाहिए, बॉडी बढ़िया रहती है। क्या है अभ्यंग, थोड़ा सा आप बता पाएंगे? आम भाषा में बोलूं तो पंचकर्मा की जो थेरेपीज होती है, मसाज होती है बॉडी के ऊपर, वो होती है, लेकिन उसमें हम अलग अलग प्रकार के मर्म होते हैं जो हम बॉडी में कहते हैं, जिसको प्रेस करा जाता है, जिससे बॉडी जो है वो अच्छी रहती है। एक्यूपंक्चर है? एक्यूपंक्चर टोटली डिफरेंट है, ये पंचकर्मा थेरेपी में आता है। पंचकर्मा की है जिसमें अभ्यंग हम फुल बॉडी में मेडिकेटेड ऑयल के द्वारा पूरी बॉडी में करते हैं। साथ साथ अगर मान लीजिए किसी घुटने में दर्द है, जानू वस्ती देते हैं, किसी को पीठ में दर्द है, किसी को कहिए तो कटी वस्ती हो गई, वृक धारा हो गई, इस प्रकार से अलग अलग हम तरीकों से मेडिकेटेड ऑयल का उपयोग करके पूरी बॉडी के लिए पंचकर्मा के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और जो बीमारी है वो जड़ से ठीक होती है। अब जैसे आपने पंचकर्मा के बारे में बात की, मैं कुछ दिन पहले से इसके बारे में जान रहा हूँ और समझ रहा हूँ। पंचकर्मा आज के वक्त में थोड़ा, बहुत लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, लोग ये भी बात कर रहे हैं कि काइंड ऑफ ये आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो पंचकर्मा कितनी जरूरी और कितनी सही है उन लोगों के लिए भी जिनको कोई बीमारी नहीं है? जिनको कोई बीमारी नहीं है, साल में 7 दिन जो है वो पंचकर्मा कराना चाहिए। वमन विरेचन टेक्निक होती है जिसके अंदर जो है हम जितने भी दोष हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं वो हम ऊपर वॉमिटिंग के रास्ते और नीचे स्टूल के रास्ते विरेचन, वो सारे शरीर से निकालते हैं, जिसे डिटॉक्स करते हैं। साल में 7 दिन एक बार कराएंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है और बहुत से लोग ना केरला में तो कराते भी हैं, ये रेगुलर बेसिस पे होता है क्योंकि वहां पे आयुर्वेद का प्रचलन काफी ज्यादा है। तो ये अगर हम करते हैं, साथ साथ हफ्ते में एक बार सभी को अभ्यंग कराना चाहिए। नियर बाय कोई भी आपका पंचकर्मा सेंटर है वहां पे जाके आप अभ्यंग करा सकते हो, साथ साथ आप वमन विरेचन करा के बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। बॉडी जो बिल्कुल आपकी क्लीन हो जाएगी। बहुत से हम आयुर्वेदिक दवाइयां भी शुरू करते हैं ना, तो पहले हम बॉडी को डिटॉक्स करते हैं वमन विरेचन कर, जिसे शोधन क्रिया कहा जाता है। शोधन के बाद हम दवाइयां देते हैं, उन दवाइयों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और भी अच्छा आता है। एक चीज मुझे बताइए, जब हम किसी भी आयुर्वेद प्रोसेस को कर रहे हैं अपनी लाइफ में,
एक सकारात्मक सोच का साथ में होना कितना ज्यादा जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ, जब भी आप दवाई लो ना तो आप बड़े विश्वास से लीजिएगा। देखो, पत्थर भी मूर्ति तब बनती है जब उसमें विश्वास होता है। सही। और ये हमारे अंदर विश्वास ही है जो हमारे, जब हम औषधि को पूरे विश्वास से लेते हैं ना तो उसकी जो हमारी एफिकेसी होती है वो 100 टाइम्स बढ़ जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है, एक प्लेसिबो इफेक्ट भी है। जो प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है, एक कुछ तरह की दवाइयां अगर हम पेशेंट्स को दी जाती है मेडिकल फील्ड में, उसको वो दवाइयों में खाली कैप्सूल भी हो, लेकिन उसको अगर उस दवाई पे विश्वास है तो भी 50% चांस है वो ठीक हो जाता है। हाँ। इतनी बड़ी चीज है विश्वास। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब आप कोई भी चीज कर रहे हो तो विश्वास से करो। खाना भी खाते थे ना हमारे पूर्वज, हाथ जोड़ते थे पहले, हाँ। कि विश्वास से खाते थे। आज हमें खाना नसीब हो, वो खाना शरीर को ज्यादा लगेगा। खाना खाने से पहले जरूर भगवान का शुक्रिया करें, शुक्राना करें कि हमें आज खाना मिला है, और वो खाना हमारे शरीर को भी फायदा करेगा। हमने फास्टिंग का कॉन्सेप्ट देखा है। हम जब भी कोई आता है, रिलीजियस फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, नवरात्रे होती हैं या एकादशी होती है, तो हम फास्ट करते हैं। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, भगवान के लिए नहीं है। भगवान हमारे खाली पेट से कुछ नहीं होता, हमारे अपने लिए है। भगवान ने हम ऐसा बनाया है कि हमारे अपने लिए अच्छा है। हम जब भी किसी चीज को रिलीजन से जोड़ देते हैं तो उसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हो जाती है। हाँ, राइट। तो इसीलिए फास्टिंग को हमने जोड़ दिया रिलीजन से। जब हम फास्ट रखते हैं तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब हम 24 घंटे कुछ नहीं खाते, एक तो हमारे जीआईटी है उसको आराम मिलता है, 4 से 24 घंटे में खाना पचता है। जब हम 24 घंटे कुछ नहीं खा रहे तो हमारे जीआईटी को रेस्ट मिलेगा, एक दिन वो भी छुट्टी पे रहेगा। दूसरा, जो हमारे सेल्स होते हैं ना, उसमें ना हीलिंग कैपेसिटी होती है हमारे शरीर की बीमारियों को मारने की। सही। जब हम कुछ नहीं खाते तो वो जो बीमारी वाले सेल्स होते हैं वो अपने आप ही खत्म होने लग जाते हैं, उनको हमारे अच्छे सेल्स जो है वो खा जाते हैं। लाइजोसोम्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर जो वो बीमारी वाले सेल्स को खत्म करते जाते हैं, जिसे ऑटोफेजी भी कहते हैं। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जो आज से कई हजार साल पहले आयुर्वेद में लंघन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, उपवास का कॉन्सेप्ट दिया गया, व्रत का कॉन्सेप्ट दिया गया, आज वो साइंटिफिकली दुनिया भर की रिसर्च इसके द्वारा प्रूवन है। ये कितनी एडवांस हमारी जो है वो साइंस है। अब उपवास भी लोग करते हैं ना, क्या खाते हैं, अरे चल ये भी खा ले, चल वो टिक्की भी खा ले, आलू के दुनिया भर के खाते बदलते 2 किलो वेट बढ़ गया, नवरात्रि खत्म। यही होता है। तो ये देखना पड़ेगा कि उपवास जो है उसका करने का प्रॉपर तरीका है। 2 तरीके से उपवास होता है, एक होता है निराहार और एक होता है फलाहार। मतलब या तो आप कुछ नहीं खा रहे पूरा दिन, आप अगर हो सके तो आप लिक्विड डाइट पे हैं, कई लोग विदाउट लिक्विड भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके शारीरिक बल कितना है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। या फिर आप फल खा रहे हो, सिर्फ फलाहार ले। तो जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में जब हम 24 घंटे कुछ नहीं अन्न डालते तो उसमें जो जितनी भी बीमारियों की हमारी संभावना होती है, बीमारी वाले सेल्स वो ऑटोमेटिकली खत्म करता चला जाता है। कैंसर सेल्स भी जो है वो खत्म होते हैं अगर हम उपवास रखते हैं। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे एकादशी का उपवास रखते हैं 15 दिन में एक बार, और मैं पर्सनली जो है पिछले 10 सालों से हफ्ते में एक उपवास रखता हूँ। हाँ, और उससे क्या है कि बॉडी में जो है ना वो बीमार नहीं पड़ती, वो फिट रहती है बॉडी, और अच्छे से जो है वो आपकी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ बढ़ती है, आपके अपने इंद्रियों पे कंट्रोल भी बढ़ता है। वो तो आपके चेहरे पर देख के चमक वो लग रहा है मुझे। जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उपवास को अच्छे से फॉलो करें, उसको अच्छे से हम प्रॉपरली रखें और रिलीजियसली करें उसको। तो ये आइडियली जैसे बताया, जैसे एकादशी, तो हर 15 दिन में आइडियल क्या है, महीने भर में एक फास्ट होना चाहिए? अगर हफ्ते में एक फास्ट रखते हैं ना तो बहुत अच्छा है हमारे शरीर के लिए। अगर जो नहीं रख सकते 15 दिन में एक रख ले, महीने में एक रख ले, 3 महीने में एक रख ले, लेकिन रखे जरूर। उससे हमारी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल फिट रहेगी। कोरोना हुआ था और मुझे मतलब आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वन जिनको जिस समय जब कोरोना का इन्फेक्शन आया, क्योंकि वो बाहरी इन्फेक्शन था, वो कोरोना हुआ, मुझे कोरोना हुआ तो मैंने सिर्फ 3 दिन लंघन किया था। 3 दिन के बाद कोरोना मेरा नेगेटिव आ गया था। मेरे पॉजिटिव की रिपोर्ट थी और नेगेटिव की रिपोर्ट। उस समय ना दुनिया भर की वो कॉम्बिनेशन ड्रग्स चल रही थी, लेकिन कोई रिसर्च फाइनल नहीं थी कि क्या लेना क्या नहीं लेना। तो बहुत सारी ड्रग्स चल रही थी, ये लेना है वो लेना है, ऐसे ऐसे करना है। और ये भी प्रोटोकॉल था कि आपको हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाके एडमिट होना है, फर्स्ट वेव जब आई थी। लेकिन 3 दिन के लंघन के अंदर जो पॉजिटिव था वो कोरोना, वो नेगेटिव आ गया। लंघन इज नथिंग बट उपवास। मतलब आपको बुखार किसी भी प्रकार का हो वो कंट्रोल हो सकता है, चाहे वो कोरोना जैसा घातक हो, खतरनाक भी हो। जिसको एक समय में बहुत ज्यादा ना मेंटल डर था उस समय कि क्या है कोरोना के समय में, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे ना वो उससे ज्यादा उसके खौफ से मरे। हाँ।
कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे, तो उस समय आपको मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें हमें, तो मेंटली स्ट्रांग रहना उस समय बहुत जरूरी है। मैंने कितने लोगों को देखा वो हॉस्पिटल गए जो आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं गए थे, उन देखा आसपास क्या हो रहा है, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, वहां पे उस खौफ के कारण वो उसको झेल नहीं पाए, हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, हार्ट अटैक आ गया, इस तरह की समस्या हुई है। तो कोरोना जैसी बीमारी को भी हम लंघन और उपवास के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। इतना ज्यादा पावरफुल सूत्र है ये। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, बहुत सारे लोगों को, मेरी पहचान में भी बहुत लोग हैं जो कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, पेट साफ नहीं होता उनका। एक कारण तो जो मुझे लगता है, जो आपने भी शेयर किया शुरू में, कि वो इंडियन सीट से लेकर वेस्टर्न सीट हो गई है, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और हम इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो? देखिए क्या है कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए ना सबसे अच्छा और पावरफुल सूत्र है कि हम ना सुबह जब हम उठे तो पानी पिए, ये सबको पता है, लेकिन पानी कैसे पिए और कितना पिए वो उस पर बात करते हैं। पानी जब हम पिए सुबह उठ के, तो मलासन में बैठ के पिए, जिसको मलासन से उखड़ू बैठना भी कह सकते हो आप, इंडियन टॉयलेट सीट पे जैसे बैठते हैं उस पोजीशन में बैठ के अगर हम पानी पीते हैं तो अपान वायु पे ना बंद लग जाता है। अपान वायु जो है हमारी स्टूल क्लियर करने में हेल्प करती है, तो अपान वायु पे बंद लग जाता है। तो हम पानी पिए तो एटलीस्ट हम 1.5-2 ग्लास पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी भी हमेशा ना इकट्ठे नहीं पीना। हमें 150-200 ml से ज्यादा पानी हमें एक बारी में नहीं पीना चाहिए। इट शुड बी लाइक, हमें थोड़ी देर गैप देना फिर पानी पीना। तो 1.5 ग्लास या 2 ग्लास अगर हम पानी पीते हैं, मल आसन में बैठ के पानी पीते हैं, तो अपान वायु के बंद के कारण जो है वो पेट जो है वो अच्छे से क्लियर होता है जब हम उस बंद से उठ के सीट पर जाते हैं, वॉशरूम सीट पर जाते हैं। तो ये अगर फॉलो करते हैं, इस पोजीशन में बैठ के 1.5-2 ग्लास पानी का सेवन करते हैं, आराम से थोड़ा करते हैं, तो 90% लोगों की कॉन्स्टिपेशन जो है वो ठीक हो जाएगी। अगर बहुत क्रोनिक नहीं है तो इसी से ठीक हो जाएगी कॉन्स्टिपेशन। मल आसन में बैठ के जो है हमें पानी का सेवन करना है। मलासन में बैठ के पहले यूरिन भी किया करते थे हम, आजकल तो हम सीट में बैठ के खड़े होकर यूरिन कर रहे हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। जब मलासन में बैठ के यूरिन करते हैं तो पेट जो है वो प्रॉपर खाली, यूरिन जो है ब्लैडर जो है हमारा वो प्रॉपर खाली होता है। उस वजह से जो यूरिन जो है वो बचता नहीं है ब्लैडर में, और प्रोस्टेट की समस्या जो कितनी गंभीर समस्या है वो भी नहीं होती। तो छोटी सी चीज अगर हम जो बढ़ती चली जा रही है, स्पेशली मेल्स में जो इतनी ज्यादा समस्या प्रोस्टेट की हो रही है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो रही है, अगर हम मलासन में बैठ के यूरिन करते हैं, इंडियन टॉयलेट सीट जिसको कहते थे, तो उसमें प्रोस्टेट की समस्या जो है वो भी नहीं होगी। पहले कहाँ इतना हमने सुना था प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो रही है, आज दुनिया भर के प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होती है, फिर वो प्रोस्टेट कैंसर के रूप में बदल जाता है। प्रोस्टेट कैंसर भी नहीं होगा, प्रोस्टेट की समस्या भी काफी कम होगी, और कॉन्स्टिपेशन जो है वो तो बिल्कुल जड़ से ठीक होगी। उसके अलावा साइड बेनिफिट्स तो मिलेंगे जिसकी अगर हम बात करेंगे तो शायद हम कई घंटों तक बात करेंगे। बिल्कुल सर। एक और मैं वापस एक बहुत पहले आपने छेड़ा भी था कि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है मेडिटेशन, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ मेडिटेशन के बारे में, बहुत बात भी करता हूँ। तो मेडिटेशन का होना, मेडिटेशन को करना, या कोई ऐसी विधि है, कोई तरीका है, स्पेसिफिक तरीका मेडिटेशन का, जिससे अगर कोई अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहा है, मेडिटेशन की शुरुआत कर रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा लाभ हो सकते हैं? देखिए मेडिटेशन ना बहुत से लोग समझते नहीं है क्या होता है। शायद आपके चैनल पे आप अच्छे से समझाते हो तो आपके व्यूअर समझेंगे, लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं मेडिटेशन में, उनको कुछ नहीं करना, अपने मगज को ना 10 मिनट आराम देना है। क्योंकि हम इतना ज्यादा बिजी है, कुछ ना कुछ चल रहा है सारा टाइम पे, तो सारा ना प्रेशर हमारे ब्रेन पे पड़ता है। उसको रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन हमें करना, आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर, जो हमारी ब्रीद इन ब्रीद आउट हम कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हमारा ब्रेन जो है वो काफी हद तक रिलैक्स रहेगा। तो जो भी लोग करना चाहे मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। 5 मिनट अगर हम इतना भी करते हैं तो हमारी ब्रेन भी अच्छी रहेगी और हमारी पूरी बॉडी जो है वो भी हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज करेंगे। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बैड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो हमारे बॉडी को जाके नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। अब जो है ना, स्ट्रेस में बोलूं किसी को स्ट्रेस नहीं लेना तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस तो सभी की लाइफ में है। स्ट्रेस को मैनेज करना जरूरी है। उसी स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर पा रहे हैं, जो लोग मैनेज कर लेते हैं वो जो है वो ठीक रहते हैं, जो मैनेज नहीं कर पाते वो बीमारी के फॉर्म में किसी न किसी रूप में आता है। तो अगर ये 5 मिनट की एक्सरसाइज हम डेली बेसिस पे करते हैं तो आई थिंक वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अमेजिंग अमेजिंग।